नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो सीईटी एग्जाम की तैयारी तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हम सीईटी एग्जाम में आने वाले प्रत्येक प्रश्न को इस प्रकार कर रहे हैं कि आपके सीईटी 2024 में हूबहू प्रश्न छपेंगे इन क्लासों से। तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। तो देखिए, आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है मॉडल पेपर नंबर 4 क्लास रहने वाली है, क्योंकि मॉडल पेपर नंबर की क्लासें हमारी 3 हो चुकी है, जिसमें हम मॉडल पेपर नंबर 1 अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए 4 नंबर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे कितने 150 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, 3 घंटे का समय मिलता है और 300 नंबर का आपका क्या रहता है, पूर्णांक रहता है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। अगर आप कर रहे हो सीईटी एग्जाम की तैयारी तो इन क्लास को पूरा देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेते हैं तो आपके सीईटी में 60% प्लस नंबर आएंगे, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए, मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। कहीं पर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं पर आपको राजस्थान जीके के, कहीं पर आपको साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इससे क्या फायदा होगा कि जब हमारा पेपर होगा तो उसमें भी इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे और आपका प्यारे विद्यार्थियों मन नहीं घबराएगा और अच्छे तरीके से आप क्या कर दोगे, एग्जाम क्लियर कर दोगे ये वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 तो देखिए, साइंस का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी 10+2 में साइंस और मैथ का वेटेज ज्यादा रहने वाला है। किसका? साइंस और मैथ का वेटेज ज्यादा रहने वाला है सीईटी 10+2 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइंस का पहला क्वेश्चन, आरच कारक एक प्रतिजन है जो कि किस सतह पर स्थित होता है। यानी आरच कारक एक क्या है, प्रतिजन है जो किसकी सतह पर स्थित होता है, ये हमको बताना है। WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं पर, RBC लाल रुधिर कणिकाओं पर, बिंबाणु की सतह पर या लिम्फोसाइट की सतह पर स्थित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर क्या होता है, आरच कारक स्थित होता है। जो क्या एक प्रतिजन जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कंप्यूटर का। और देखिए इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले से इसी प्रकार तैयारी कर लीजिए। अलग अलग क्लासें मत लगाइए, राजस्थान जीके की अलग लगा रहे हो आप, इंडिया जीके की अलग लगा रहे हो, एक साथ लगाइए आप। तभी क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस है ना हाई हो जाएगा और आप भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर दोगे। क्योंकि आपने क्या सोचा कि अलग लगाएंगे, आपका दिमाग भी उसी प्रकार कार्य करेगा। जब आपको पेपर में मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, तो मान के चलिए आपका दिमाग कम काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि कभी राजस्थान जीके में दिमाग जाएगा, कभी इंडिया जीके में, कभी कंप्यूटर में, कभी विज्ञान में, कभी मैथ में, कभी रीजनिंग में। और आप पहले से ही तैयार हो जाइए इस प्रकार। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है। देखिए, जब एक प्रणाली में आपको इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है तो वह प्रणाली क्या कहलाती है? यानी पहले से ही इनपुट प्रोसेस आउटपुट पहले ही पूरी तरह ज्ञात है तो वो क्या कहलाती है? तो ओपन, क्लोज, संभावित या नियतात्मक क्या कहलाती है? वो कहलाती है नियतात्मक। क्या कहलाती है? नियतात्मक कहलाती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश का क्वेश्चन है और हिंदी भी आप कह सकते हो। परिभाषिक शब्दावली से ये क्वेश्चन पूछा गया। हमें क्या करना है, एक टेक्निकल टर्म दे के जिसका ट्रांसलेशन हमें करना है। फॉलोइंग वर्ड, तो देखिए क्या दे रखा है हमें, करिकुलर। क्या दे रखा है? करिकुलर दे रखा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, परिपत्र, सूचना, परिक्रमा, नोटिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, परिपत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कंटिन्यू बनाए रखना, आप सीईटी पास भी कर लोगे और सरकारी नौकरी भी लग जाओगे। ऐसा नहीं कि सीईटी के लिए 40% के लिए आप पढ़ रहे हो। अगर आप सीईटी में 40% के लिए पढ़ रहे हो तो आपका आगे चलकर न तो वीडियो में सिलेक्शन हो पाएगा, न ही पटवार में सिलेक्शन हो पाएगा, न ही राजस्थान पुलिस में, न ही आप किसी और एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि अगर आप पहले ही 40% के लिए पढ़ रहे हो तो आगे चलकर प्यारे विद्यार्थियों आप इससे कम ही पढ़ पाओगे। अगर आप अभी भी 70-80% के लिए पढ़ोगे ना, तभी आगे चलकर हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि 40-50% लाने से कुछ नहीं होगा, नहीं 60% लाने से कुछ होगा। 70% तो मिनिमम कट ऑफ जाती है। किसी भी एग्जाम की उठाकर देख लेना, वो चाहे कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, 70% कट ऑफ जाती है। तो देखिए अब आ चुका है हमारा मैथ का क्वेश्चन, बड़े शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं इसको। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, जिसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, इंटू में भुजा की स्क्वायर होता है। भुजा की स्क्वायर बराबर हमें क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है 25√3। 25√3 दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हल कर लीजिए। देखिए अब इसको हल करेंगे तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा। क्या कट जाएगा, √3 से √3। 4 यहां पर भाग में, इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। यानी भुजा की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25 इंटू में 4। 25 इंटू 4 कितना होता है, 100। यानी 25 चौका 100। भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्योंकि 10 से 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का होता है। तो भुजा का मान कितना आ गया, 10। यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो भुजा का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर भुजा का मान आ चुका है। और हमें पूछा क्या है, भुजा ने पूछकर हमें पूछा गया है परिमाप। क्या पूछा गया है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, ये यानी चारों तरफ का जो होता है ना, जो जितना क्षेत्र ये होता है, ये वाली ये वाली ये वाली, या चारों तरफ से जितना घेरा गया है, ये कहलाता है परिमाप। तो 10 10 10 कितना हो गया, टोटल 30 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु का क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, जिसका मान हमें 25√3 दे रखा है। √3 से √3 हमने काट दिया, फिर 4 इधर गुणा में चला गया, तो क्या हो गया, 25 चौका 100। और 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का। 10 का वर्ग होता है ना 100, 10 का क्या होता है, वर्ग 100 होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगी भुजा। और परिमाप देख लीजिए, 10 10 10 कितने हो गए, 30 हो जाएगा इसका परिमाप सेंटीमीटर में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही लगा, आपको समझ में आ चुका होगा मैं आशा करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है सीईटी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, रेयूमेटाइट, क्या रेयूमेटाइट आर्थराइट, क्या आर्थराइट्स एक रोग है, कौन सा रोग है एक प्रकार का, ये हमें पूछा गया है। 100% अतःस्वेदी या जीवाणिक या फिर कवकीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100% ऑप्शन नंबर ए। लगा लीजिए इस क्वेश्चन को स्टार, आगे भी पूछा जाने की प्रबल संभावना है, सर्वाधिक संभावना इस क्वेश्चन की। रियूमेटाइड आर्थराइटिस एक रोग है, क्या है, एक 100% रोग है, 100% रोग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको हौसला बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए। अगर एक बार आपने हौसला हार दिया ना, तो आगे चलकर कुछ नहीं हो पाएगा। और आपके लिए एक मोटिवेशन कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का
मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है। यानी डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर किसके कारण है? देख लीजिए, 2C पर ऑक्सीजन का अभाव, 2C पर ऑक्सीजन का अभाव बिल्कुल सही है। इसी कारण अंतर पाया जाता है डीएनए और आरएनए के शर्करा के अणु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्कर की एक कड़ी है? फास्फोरस चक्कर की एक कड़ी है, गुआनो, किंगफिशर, कबूतर या हेमिंग बर्ड। देखिए साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ का भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे आगे चलिए आपको मैथ और साइंस के तो इतने क्वेश्चन मिलेंगे सीईटी एग्जाम में कि आपको साइंस और मैथ ज्यादा ही पढ़नी होगी। तो फास्फोरस चक्कर में किसका योगदान होता है? यह होता है गुआनो। क्या? गुआनो यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड विद, यानी एनी काइंड लेटर जनरली एंड्स विद किसके साथ समाप्त होता है? तो ये आपको पता है सिग्नेचर के साथ। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेटर राइटिंग से पूछा गया क्वेश्चन है, इंग्लिश से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? पावर पॉइंट व्यू नहीं है, पावर पॉइंट व्यू। तो देखिए स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू या आउटलाइन व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आउटलाइन व्यू, जो क्या नहीं है? पावर पॉइंट व्यू नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपको सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे होंगे, इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एसिड को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? वो भर्जन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है या प्रगलन कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इससे पहले अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे थे, आज आपको लग रहा है कि इतने कठिन पेपर में नहीं आएंगे, नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं कि ये सीईटी 10+2 का ही पेपर है जो आपको इस लेवल तक पूछा गया है। अगर आप अब भी ऐसे सोच रहे हो कि ऐसा पेपर नहीं आता, तो इन क्लासों को लगा लेना। सारे मॉडल पेपर मैं करवाने वाला हूं, जिसमें आपको सीईटी के भी पेपर मिलेंगे, सीईटी ग्रेजुएशन के भी पेपर आपको करवा दिए गए हैं, सीईटी जो ग्रेजुएशन के अभी जो पेपर हुए थे वे पेपर भी आपको मिलेंगे। तो देखिए राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास क्रम यानी ट्रिबल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी TADA ये योजना TADS योजना कब लागू की जा रही है? कितने जिलों में लागू की जा रही है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिबल एरिया डेवलपमेंट स्कीम कब लागू की गई थी? 1975 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1975 में यह लागू की गई थी। और कितने जिलों में? 8 जिलों में अब लागू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा एक और योजना भी है जनजाति विकास के लिए, उसका नाम क्या है? माडा, MADA ये नाम है। ये तो क्या ही TADS, ये तो क्या थी? ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। और ये कौन सी योजना है? मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, जो कब लागू की गई थी? 1978-79 में। 1978-79 में ये लागू की गई थी, 1978-79 में। और TADS कब आई थी? 1975 में आई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। किससे पूछा गया क्वेश्चन है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है? दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व आपको दे रखा है, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, छाल से, पत्ती से या फूल से? तो किससे प्राप्त होता है?
छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? पादप की छाल से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज संस्थाओं के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या है? दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? के स्थानम समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, JVK राव समिति ने, या सादिक अली समिति ने? तो JVK ने तो जिला से संबंधित थी, ये तो नहीं होगा, तो अशोक मेहता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। कौन से निर्वाचन की? दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, और क्या पूछा गया? यदि कोस थीटा बराबर a बटा बी हो तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? किससे पूछा गया? ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, लाल बट्टा कक्का, ये तो आपको याद रखना है, लाल बट्टा में कक्का, यानी ये क्या होता है? लंब बटा अल का होता है लंब, के का क्या होता है? कर्ण, ए का क्या अर्थ होता है? आधार। तो देखिए, पहला क्या है? साइन थीटा, पहला क्या है? साइन थीटा, यानी अल बटा के होता है साइन थीटा। फिर आधार क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? अल बटा ए होता है। इस प्रकार आपको याद रखने हैं। तो देखिए, इसको हम ज्ञात करते हैं। हमें क्या दे रखा है? ए बटा के दे रखा है, ए बटा के। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है ए बटा के, यानी आधार का मान तो हमें ए दे रखा है, कर्ण का मान हमें क्या दे रखा है? बी दे रखा है। आधार का मान ए दे रखा है, कर्ण का मान बी दे रखा है, और हमें किसका मान चाहिए? अल का मान चाहिए, जिससे हम टेन थीटा ज्ञात कर लें। तो देखिए, अल का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है ना? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होती है ना? हमें क्या ज्ञात करना है? लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? लंब स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लंब स्क्वायर। तो के का मान कितना? बी, तो बी यहां पर रखोगे तो बी की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का मान छोटा ए है तो ए की स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है? अल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, यानी अल का मान आ जाएगा हमारा, देखिए क्या? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। क्या आ जाएगा? अल का मान है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा हमारा। लंब का मान है, आधार का मान हमें पता ही है ए है, और हमें यह भी पता है कर्ण का मान कितना दे रखा है? कर्ण का मान हमें दे रखा है बी। तो देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? अल बटा में ए। अल का मान आया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आधार का मान क्या है? ए। तो देखिए, ये इसका आंसर आ जाएगा टेन थीटा का। क्या आ जाएगा? टेन थीटा का आंसर ये आ जाएगा। कौन सा वाला प्यारे विद्यार्थियों? जो आपको स्क्रीन पर अब मैं हरे कलर से दिखाई दे रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट बटा में ए, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेन थीटा। ऑप्शन नंबर ए, टेन थीटा का मान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए, ये ऊपर रूट है। किस प्रकार किया पता है ना? आपको पहले बताया कि लाल बट्टा कक्का, ये याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाला है। लाल बट्टा कक्का यानी लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। फिर उसके बाद देखें तो आधार बटा कर्ण क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है हमारा कोस थीटा। उसके बाद देखिए यहां पर लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा। उसके बाद देखिए इनका विपरीत कर दोगे, आधार बटा लंब क्या होता है? कोट थीटा। कर्ण बटा आधार क्या होता है? सेक थीटा। और कर्ण बटा लंब क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। इस प्रकार इनको निकाला जाता है। हमें दे रखा है कोस थीटा यानी ए बटा बी, बोले तो आधार का मान ए दे रखा है और कर्ण का मान हमें बी दे रखा है। तो लंब का मान क्या आ जाएगा? लंब का मान आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लीजिएगा। फिर देखिए टेन थीटा ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? अल बटा में ए। ये देखिए अल बटा में ए होता है। क्या होता है? अल बटा में ए टेन थीटा। तो अल का मान ये रहा और ए का मान ये रहा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, चारकोल का कार्य क्या? चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह किस प्रक्रम के द्वारा
कार्य करता है। कौन से प्रक्रम पर आधारित है ये? ऑक्सीकरण, अपचयन, अधिशोषण या विरंजन? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका सही आंसर अधिशोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से पूछा गया। देखिए आपको पता चल रहा होगा कि मैथ और साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, यानी ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। दोनों में से प्रत्येक 600 रुपए बचाता है, यानी 600 रुपए वो बचा रहा है। 600 रुपए इसने भी बचा लिए, 600 रुपए इसने भी बचा लिए। यदि इनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात, व्यय यानी खर्च कर देते हैं, 3:2 है। देखिए 4:3 तो क्या है? इनकी आय है, मासिक आय है, और ये व्यय कर देते 3:2। तो बचे कितने इनके पास? 4 में से 3 जाए 1, 3 में से 2 जाए 1, यानी 1 बचा है, 1 अनुपात बचा है, जिसका मान हमें दे रखा है कितना? 600 दे रखा है। यदि 1 का मान 600 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा, और 3 का मान कितना हो जाएगा? 1800। यानी ए की आय तो कितनी है? मासिक 2400। बी की आय कितनी है? मासिक 1800। तो देख लीजिए हमें क्या पूछा है? बी की मासिक आय पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1800 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, और क्या है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस समास, किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? कौन से में समास से संबंधित अशुद्धि है? तो नवरात्रि, नवरात्रि गलत, पहला ही गलत, नवरात्रि। देखिए चक्कर पाणी बिल्कुल सही है, जिसके हाथ में है क्या? चक्कर, भगवान विष्णु। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। योगी राज बिल्कुल सही है, अहोरात्र बिल्कुल सही है, लेकिन नवरात्रि हमें गलत दे रखा है, जिसमें अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो कौन सी शैली से संबंधित है साहिब दीन? हमें पूछा गया साहिब दीन के बारे में, तो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या अलवर? तो किससे संबंधित है ये? मेवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में पार्ले बिस्कुट, कौन सा बिस्कुट? पार्ले जी, नाम तो सुना ही होगा। पार्ले जी बिस्कुट फैक्ट्री कहां पर स्थित है? पार्ले जी बिस्कुट फैक्ट्री कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में, भरतपुर में, नीमराणा में या जयपुर में? तो कहां पर है पार्ले जी? नीमराणा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के नीमराणा में क्या है? पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 20, और क्या है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित किया गया था? किसके नेतृत्व में हुआ था? वीएन मिश्रा के नेतृत्व में, वीएस वाकणकर के नेतृत्व में, एच.डी. सांकलिया या बीबी लाल? बीबी लाल और बीके थापर तो कालीबंगा से संबंधित है। बीबी लाल और बीके थापर तो कालीबंगा से संबंधित है। और हमें क्या पूछा गया? आहड़, तो आहड़ का हो जाएगा एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो बताइए आप, राजस्थान में विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितने सदस्य? तो अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि 200 होंगे, 100 होंगे, लेकिन ये सोचिए प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं। राजस्थान में क्या है? केवल विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। अगर राजस्थान में विधानसभा परिषद होगी तो राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? क्या 1/6 सदस्य है कुल में से? क्या 1/3, 1/2, 1/4? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1/6 सदस्य। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? 1/6 सदस्य बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है? हिमालय की
तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कितनी है? 8848 मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कौन सी आती है? K2 गोल्डगिन ऑस्टिन। उसके बाद कंचनजंगा आती है। उसके बाद भारत में कौन सी है? भारत में पूछे तो तीसरी आ जाएगी हमारी नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी दो हिमालय की क्या है? तीसरी ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। मुझे नहीं लग रहा ऑप्शन नंबर डी प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मुझे लगता है मैंने गलत बता दिया। देखिए हिमालय की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी हमें पूछी है। तो देखिए नंदा देवी तो क्या है? नंदा देवी तो गढ़वाल हिमालय। कौन सा हिमालय? गढ़वाल हिमालय, जिसे हम कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। और दूसरी कौन सी है? कामेट, जो उत्तराखंड में, कामेट उत्तराखंड में, ये तो गढ़वाल हिमालय की है। और हमें पूछा है हिमालय की तीसरी, तो सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा आ गई, तो मकालू आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और धौलागिरी कहां पर है? नेपाल में है, नेपाल में धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 इंग्लिश का क्वेश्चन है। हमें करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, ये हमें बताना है। देखिए द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक। तो देखिए इसमें क्या आएगा करेक्ट अल्टरनेटिव? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डोटेज। डोटेज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 ये पूछा गया साइंस का क्वेश्चन। देखिए कितने क्वेश्चन है साइंस के और मैथ के। तो देखिए Fe जिनोन के पास है F5+ दे रखा है ऊपर। आयन की संरचना पूछी हमें किस प्रकार होगी? तो ये वर्ग पिरामिडीय होगा। क्या इस प्रकार होगा? वर्ग पिरामिडीय होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर राइट है का ऑप्शन नंबर बी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु कौन से होते हैं? ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक, ग्राम उदासीन, नॉन इनवेंसिव। तो इसका आंसर है ग्राम ऋणात्मक हो जाएगा। ग्राम ऋणात्मक क्या हो जाएगा? ग्राम ऋणात्मक ई कोलाई जीवाणु होते हैं। किसके लिए उत्तरदायी? दस्त के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रीजनिंग का क्वेश्चन। और क्या है? नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर, ये मान लीजिए नेहा का क्या है? विद्यालय। ये लीजिए नेहा का विद्यालय ये बना हुआ है। तो देखिए पश्चिम की ओर जाना है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम, यानी पश्चिम की ओर चली। कितनी? 5 किलोमीटर चलती है। ये लीजिए 5 किलोमीटर चल पड़ी कौन है? नेहा। तो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है? तब वह दाईं ओर मुड़कर, कहां मुड़ेगी? दाईं ओर। देखिए इधर जा रही है तो दाईं ओर किधर होगा? ऊपर की ओर। कितने किलोमीटर चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। ये लीजिए दाईं ओर 4 किलोमीटर चल पड़ी। आगे देखिए क्या कह रहा है? वह पुनः दाईं ओर मुड़कर, अब पुनः दाईं ओर मुड़ेगी और 5 किलोमीटर चलती है। ये लीजिए वापिस उसी जगह पर, उसी के सीध में उत्तर में आ चुकी है। तो ये आ गई 5 किलोमीटर इधर चलती है। वह किस दिशा में जा रही है? कौन सी दिशा में जा रही है? वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है। कौन सी दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर चली जा रही है, ये हमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 क्या है? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ, KPU मेनन, KS सिद्धू या MD कोरोनी? MD कोरोनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ID दुआ। क्या हो जाएगा? ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कंप्यूटर का क्वेश्चन। क्या है? डिवाइस द्वारा डेटा और इंटरेक्शन। डिवाइस द्वारा डेटा और इंटरेक्शन CPU को उपलब्ध करवाने में लगता समय कहलाता है। वो क्या समय कहलाता है? डेटा स्पीड कहलाता है, क्लॉक स्पीड कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है या प्रोसेसिंग चक्कर कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सेस टाइम। क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। और क्या है क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कि एक जलीय पारितंत्र में, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है। उत्पादकता का सीमा कारक क्या है? प्रकाश, जल, वायु, मृदा। तो इसका आंसर प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्पादकता का सीमा कारक क्या है? प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, क्या है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है? कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है ग्राम सभा की? तो देखिए 2, 3, 4 या 5। तो किसमें पूछा गया? एक वर्ष में। किसकी? एक वर्ष में किसकी बैठक? ग्राम सभा की। तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? ये होनी चाहिए 2। कितनी? न्यूनतम 2 बैठक अनिवार्य, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 31 में? चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। टेंडर्स should be written in a language that is roundabout, a ingethy, informal या स्टाइलिश या ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, और क्या है क्वेश्चन नंबर 32? मैथ का क्वेश्चन पूछा गया, लाभ हानि से ये पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए एक व्यक्ति 10 रुपए में है ना 11 पेन की दर से पेन खरीदता है, यानी 10 रुपए में 11 पेन खरीदता है ना। 11 पेन कितने रुपए में खरीद रहा है? वो 10 रुपए में खरीद रहा है। 11 पेन 10 रुपए में खरीद रहा है। कितने पेन? 11 पेन 10 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है जी। तथा इन्हें 11 के 10 पेन, तो 10 पेन कितने में बेचता है? 11 में, यानी 10 पेन का मूल्य 11 में और 11 पेन का मूल्य 10 में वो लाता है और 10 पेन 11 के मूल्य में बेच देता है। इस प्रकार ये कह रहा है। तो हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए सबसे पहले पेनों की संख्या बराबर कीजिए। यहां पर 11 है पेन, यहां पर 10 पेन है। यहां पर क्या है? 11 पेन है, यहां पर 10 पेन है। तो पहले पेन के बराबर करोगे तो यहां पर किससे गुणा करनी होगी? 10 से। 10 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 110। इधर 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 100। यानी 110 पेन वो 100 रुपए में खरीद कर लाता है। 110 पेन कितने रुपए में? 100 रुपए में खरीद कर लाता है। इसी प्रकार यहां 11 से करोगे तो 11 दाएं 110 और 11 की 11 से गुणा करोगे तो 121, यानी वो अब 110 पेन कितने में बेच देता है? 121 रुपए में बेच देता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो मान के चलिए क्वेश्चन ही हो गया। देखिए 110 पेन कितने रुपए में लाता है? वो खरीद कर 100 रुपए में खरीद कर लाता है। 110 पेन कितने रुपए में खरीद कर लाया है? 100 रुपए में खरीद कर लाया है। और वही 110 पेन कितने रुपए में वो बेच देता है? 121 रुपए में बेच देता है। यानी उसे कितना लाभ हुआ? 21 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 100 पर हुआ। और हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 21% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बस समझने वाली बात पहली लाइन है। देखिए यहां पर एक बार दोबारा देख लीजिए। एक व्यक्ति रुपए 10 के 11 पेन, देखिए रुपए 10 के 11 पेन, यानी 11 पेन कितने में लाता है? वो 10 रुपए में लाता है। 11 पेन कितने रुपए में? 10 रुपए में लाता है। फिर आगे देखिए खरीदता है तथा इन्हें रुपए 11 के 10 पेन की दर से बेचता है, यानी रुपए 11 रुपए के 10 पेन बेच देता है। अब पेनों की संख्या बराबर करेंगे तो इसे 10 से गुणा कर देंगे, इससे 11 से, तो 110 पेन हो गए। इधर भी 110 पेन हो गए। तो इसने 100 रुपए में खरीदे और बेचे कितने में? 121 रुपए में। तो ये लीजिए 21 का क्या हो रहा है? इसे लाभ कितने पर? 100 पर। तो कितना आ जाएगा? 21% इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान की बात हो रही है, जलवायु की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? जलवायु तापमान निर्धारित करता है, समुद्र से दूरी निर्धारित करती है,
प्रचलित पवने निर्धारित करता है, अक्षांशीय विस्तार भी निर्धारित करता है, अक्षांशीय विस्तार, लेकिन देशांतरीय विस्तार नहीं करता। देशांतरीय विस्तार आ जाए ना तो वो नहीं करता, देशांतरीय विस्तार नहीं करता। समुद्र तल से ऊंचाई भी निर्धारित करती है, अरावली भी निर्धारित करती है, न ही वर्षा का समान वितरण। राजस्थान में वर्षा का समान वितरण थोड़ी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो राजस्थान की जलवायु को क्या नहीं है, प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वर्षा का समान वितरण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कि इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? पेरिफेरल के द्वारा, यूपीएस के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, या इनपुट आउटपुट इकाई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन मैथ से पूछा गया। हमें क्या करना है? वैदिक विधि से पूछा गया। वैदिक से पूछा गया तभी तो इतना बड़ा पूछा गया। देखिए आपको दे रखा है ना 6 अंकों तक की, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों तक का वर्गमूल, घन ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए ये पूछा गया है और किस प्रकार करेंगे? इसे भाग विधि से हल किया जाएगा। तो देखिए भाग विधि से किस प्रकार करते हैं? 7 7 2 6 4 1, ये हमें संख्या दे रखी है तो लिख लीजिए इसको इसी तरीके से। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब करेंगे इसे भाग विधि से हल। तो शानदार तरीके से करेंगे। आप पहले ही अच्छे तरीके से इसमें दिमाग लगा लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 2 2 के पेयर बनते, 41 26 77, ये बन गए 2 2 के पेयर। अब देखिए सबसे पहले हमें किस प्रकार करना होता है? देखिए कोई भी संख्या का भाग देंगे ना तो उसी से हमें गुणा करनी होती है। किस प्रकार? देखिए अगर यहां पर 4 लिखते हैं तो 4 की गुणा 4 से कीजिए 16। क्या 16 स्वतंत्र के पास है? नहीं, अभी तो और कुछ लाना होगा। अगर आपने यहां पर 7 लिख दिया तो 7 की गुणा किससे करेंगे? 7 से। तो 7 7 49, क्या यहां पर 49 कम है? 49 तो अभी कम है। और लीजिए 8 की करके देखिए, 8 8 64, 9 निम 81, 81 तो ज्यादा हो जाता है, 9 निम 81 तो ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या लेना होगा? हमें लेना होगा 8। ले लीजिए 8, ये लीजिए 8, 8 यहां पर ले गो तो यहां पर क्या लिख देंगे? 64 लिख देंगे। 8 8 64 होते हैं, यहां पर लिख दीजिए 8। ये लीजिए 8 8 64। अब देखिए आगे किस प्रकार करना है? ये घटाएंगे तो घटाते हैं तो कितना बचेगा? स्वतंत्र में से 64 जाए कितना बचता है? 13। तो ये लीजिए 13 बच गया। कितना बच गया? 13। और ऊपर से 2 जोड़े उतरेंगे यानी 26 आ जाएगा। ऊपर से दोनों के जोड़े साथ आएंगे तो 26 आ जाएगा। देखिए पहले हमने 8 8 64 लिख दिया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए जिससे हमने गुणा की थी ना वही यहां पर जोड़ दीजिए। 8 से की थी ना, ये लीजिए 8 यहां पर जोड़ दिया तो 8 और 8 कितने होते हैं? 16। ये लीजिए 16 यहां पर आ गया। बस ये ध्यान देने वाली बातें थी। पहले देखिए 8 8 64, फिर 8 इसमें जोड़ दिया तो 16 आ गए नीचे। अब देखिए 16 के आगे क्या लिखें और उसी से हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 16 के आगे हमने लिख दिया 6। क्या लिख दिया? 6। तो 6 से गुणा कीजिए तो देखिए क्या आता है? 6 6 36, 3 हासिल आती है। 6 6 36 और 3 कितने होते हैं? 39। 3 हासिल, फिर आ गई 6 3 9, ये तो कम रह गए तो इनको और हल कीजिए। अब यहां पर 7 रख लीजिए। क्या रख लीजिए? 7 रख लीजिए। लीजिए 7 रखते हैं यहां पर। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहां पर हम 7 रख लेते हैं तो देखिए 7 रखेंगे तो देखिए 7 रखेंगे तो 7 से ही गुणा करनी होगी तो 7 7 49, कितने बचे? 4। 7 6 42, 42 और 4 कितने होते हैं? 46। 42 और 4 कितने होते हैं? 46। 4 हासिल। 7 और 4 कितने होते हैं? 7 और 4 11 होते हैं। 1169 बच गए। 1169 यही आएगा। तो देखिए हमें 7 लिखना होगा। यहां पर क्या लिखना होगा? 7। तो देख लीजिए 7 की गुणा करा देंगे तो देखिए यहां पर ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट कलर यूज करते हैं हम करते हैं ब्लैक यूज। तो ये देखिए अगर यहां पर 7 लिखते हैं, ये लीजिए 7, तो यहां पर भी क्या 7 आएगा। 7 की गुणा कराएंगे तो कितना आया था? 7 7 49, फिर 1169 आया था। ये लीजिए अब देखिए आगे कितना शेष बचता है। इसमें से घटाओगे तो 157 शेष बचेगा। कितना? 157 और 41 नीचे आ जाएगा।
अब देखिए अगला, अब आगे कैसे करेंगे, अब इसमें 7 और जोड़ देंगे, जो 7 ऊपर था ना वो 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ते ही कितने हो जाएगा 174, कितना हो जाएगा 174। अब 174 के आगे कौन सी संख्या लिखें जिससे उसी से गुणा करने पर क्या आ जाए 15,741 आ जाए। एक लाना है इकाई अंक, या तो आएगा यहां पर एक आएगा, तो देखिए 1741 की 1741 की 1 से गुणा करेंगे तो 1741 ही आएगा, ये तो होगा नहीं। फिर देखिए 2 से करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, देखिए 2 से करते हैं, यहां पर 2 लिखते हैं, यहां पर 2 से गुणा कराएंगे तो इकाई अंक 4 आता है, तो यहां पर 1 लाना है हमें। फिर देखिए 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 4 से करेंगे तो 6 आएगा, 5 से करेंगे तो 5 आएगा, 6 से करेंगे 6 आएगा, 7 से करेंगे तो 9 आएगा, 8 से करेंगे तो 4 आएगा, 9 से करेंगे तब 1 का आएगा। ये लीजिए 9 से गुणा कर देखिए क्या आ रहा है, 9 निमा 81, कितनी हासिल 8 हासिल, 9 चौका कितने होते हैं 18 3 27 4 निम 36, और 36 और 8 कितने होते हैं 36 और 8 होते हैं हमारे 44। ये लीजिए 4 हासिल फिर आ गई, फिर 7 निम 63, और 63 और 4 कितने होते हैं 63 और 4 होते हैं 67, 6 हासिल, 9 और 6 15, 15,741 आ रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, आ गया आंसर। तो 9 पे जाएगा तो 9 यहां पर लिखेंगे तो 9 ऊपर भी लिख दीजिए, ये लीजिए तो कितना आ गया, ये पूरा चले गया है ना, तो ये आ जाएगा जो ऊपर वाला आंसर है वो, तो 8 7 9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए किस प्रकार हमने किया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन सा, भाग विधि से हमने हल किया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2 के पेयर बनाए थे, इस संख्या के बना लिए ना 2 के पेयर। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी संख्या लिखे यहां पर, अगर यहां पर 7 लिखें तो यहां पर 7 लिखेंगे, तो यहां पर 7 7 49 लिखेंगे, 8 लिखी तो 8 8 64 हो गए, 9 लिखते तो 9 निम 81 हो जाता, जो क्या हो जाता 77 से ज्यादा हो जाता। हमें तो क्या रखनी है, कम रखनी है, तो 8 यहां पर लिखी तो 8 यहां पर 8 8 64, और 77 में ऐसे 64 जाए 13 बच गए, ये 2 पेयर वाला नीचे ले आए यानी 26। अब अगला स्टेप क्या होता है, इसमें 8 जोड़ने होते हैं, जो ऊपर लिखा वो जोड़ दीजिए, 8 और 8 16, 16 के आगे अब किससे गुणा कराएं कि 1326 से तो कम आए या इसके बराबर आ जाए। तो देखिए 7 से करवाई, तो देखिए 7 से गुणा करवाई तो क्या आ गया 1169, फिर हमने इसमें 7 जोड़ दिया तो 174 हो गया, फिर 9 से गुणा करवाते हैं तो 9 आ जाता है। इस प्रकार ये 879 इसका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें से, तो देखिए जिसका हम, कौन, कोई, तो पुरुषवाचक हम है, पुरुषवाचक कौन है हम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या देता है, ये हमको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम ऑक्साइड, और यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समय। शुभ शक्ति योजना पूछी है, राजस्थान है शुभ शक्ति योजना, स्टार्टअप संस्थापक से, फुटपाथ विक्रेता से, महिला व्यापारी से, या श्रमिक परिवार की लड़कियां और महिलाओं से। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, श्रमिक परिवार की जो लड़कियां हैं उनकी शादी पर आर्थिक सहायता देने से संबंधित है राजस्थान शुभ शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, कैलाश सांखला संबंधित है। कैलाश सांखला जिन्हें क्या कहा जाता है, टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। तो किससे संबंधित हो जाएंगे ये, सांप संरक्षण से, बिश्नोई जाति से, बाघ संरक्षण से, या काले हिरण संरक्षण से। तो इसका आंसर बाघ संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 तो बड़ा ही अच्छा पूछा गया हमें कि कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र है। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र याद है ना, दर्पण सूत्र तो ये रहा 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v, लेकिन लेंस सूत्र हमें पूछा गया, क्या पूछा गया, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हो गया हमारा लेंस सूत्र। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी 1/f। अप क्या है, फोकस दूरी, अप क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी,
और यू क्या है, बिंब की दूरी। क्या है, बिंब की दूरी, यानी यू तो क्या है, बिंब, जहां पर बिंब रखा जाता है वो तो हो गया बिंब, जहां जो मूल के अंदर से, प्रकाशिक के अंदर से दूरी होती है। वी जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी कहां से, प्रकाशिक के अंदर से। और अप फोकस दूरी जो क्या होती है, प्रकाशिक के अंदर से दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 41। और क्या है क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है। तरताई माता, तो इसका गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, त्रिपुरा सुंदरी या आवरी माता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा सुंदरी माता, जिनका मंदिर कहां पर है, तलवाड़ा बांसवेड़ में, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, तरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। यदि नहीं, हमें क्या दे रखा है, अन के किस मान के लिए x प्लस ए, x की पावर n प्लस में a की पावर n का एक गुणनखंड होगा। तो किस प्रकार होगा, हमें दे रखा है x की पावर n प्लस में a की पावर n, ये पूछा है हमें कि x प्लस a का गुणनखंड कब होगा, n के किस मान के लिए होगा। तो ये कब होगा, जब हम x प्लस a बराबर 0 रखते हैं, तो x का बराबर क्या आ गया, माइनस a आ गया। इसका मान रखने पर क्या आना चाहिए, इसका मान आना चाहिए 0। किसका मान आना चाहिए, तभी तो ये गुणनखंड होगा ना। x बराबर माइनस a रखने पर क्या आना चाहिए, x की पावर n प्लस में a की पावर n क्या आना चाहिए, 0। तो रख लीजिए इसका मान, a माइनस का है, इसकी पावर n कर दीजिए, प्लस में a की पावर n कर दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, n के सभी मानों के लिए नहीं, अगर हम n का मान सम रख देते हैं, यानी n का मान 2 रख देते हैं, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा, ये 2an हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा ना। तो देखिए ये तो होगा नहीं, प्लस तो होगा नहीं, सम तो होगा नहीं, यहां पर क्या रखिए, विषम रखिए। देखिए माइनस a की पावर 1 कर दीजिए, विषम करोगे तो देखिए यहां पर a का पावर a, अन का मान 1 रखा है ना, विषम रखा है ना, तो माइनस a प्लस में a बराबर क्या हो गया, 0 बन रहा है ना 0। तो इसी प्रकार यहां पर 2 रख लीजिए, 2 रखोगे तो ये 0 होगा नहीं क्योंकि ये सम होगी। 3 रखोगे देखिए तो a की घात माइनस a की घात 3 और प्लस में a की घात 3, तो ये भी 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 4 रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर कटेगा नहीं। 5 रखोगे तो ये माइनस में आएगा तो कट जाएगा। 6 रखोगे तो कटेगा नहीं। 7 रखोगे कट जाएगा, यानी विषम मान रखने पर अन का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी माइनस अन का मान क्या रखने पर, विषम मान के लिए एक गुणनखंड होगा, कौन सा, x प्लस ए, x प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 43, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। कौन सी विटामिन को कम करने के लिए किया जाता है, विटामिन B2, विटामिन ए, फोलिक अम्ल या मैग्नीशियम। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 44, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। कितने दिनों का, 100 दिनों का न्यूनतम रोजगार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये हमें पूछा गया राम सनई संप्रदाय से। राम सनई संप्रदाय की ट्रिक क्या थी, सारे सिख, सारे सिख, सारे सिख, यानी शाहपुरा, रेण, सिंहतल, खेड़ापा, ये 4 शाखाएं किसकी है, राम सनई संप्रदाय की। तो रेण के संस्थापक दरियाव जी, रेण दे आप कहते हैं नहीं, रेण दे, याद हो गया ना, रेण का दरियाव जी, बिल्कुल सही है। शाहपुरा के रामचरण जी, ये मुख्य शाखा है, तो देखिए राम के चरणों में तो शरण ली, तो मुख्य शाखा हो गई, यानी शाहपुरा। खेड़ापा, कौन खड़े हैं आपके पास, राम के दास खड़े हैं आपके पास, राम के दास खड़े हैं, तो ये भी याद है हमें, ट्रिक से याद है, तो ये भी सही है। और ये देखिए सिंहतल हरिवंश जी, गलत है, तो क्या होगा इसका, हरि राम, हरि राम, तो हरि राम आ जाएंगे, तो हरि राम, तो सिंह, सिंह के रूप में कौन आए थे, हरि आए थे, तो याद रख लीजिए हरि राम आएगा इसमें, न कि हरिवंश जी। तो गलत कौन सा दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा गया, इंग्लिश का क्वेश्चन है ना, और हमें क्या बताना है यहाँ पे, करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम बतानी है, इनडायरेक्ट बताना है ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सी सेड वी वेयर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइड नॉट टू।
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी सेड तो आएगा ही, सी सेड सी सेड सी सेड सी सेड सभी में है, फिर दैट है, फिर दैट है, फिर दैट है, फिर दैट है, उसके बाद क्या आएगा, वी आर का है, तो दे तो जुड़ेगा, ये दे आ गया, ये दे आ गया, ये दे आ गया। अब देखिए आगे, अब आता है मैन, यहां पर क्या दे रखी है, वेयर थिंकिंग दे रखी है, कौन सा, वेयर थिंकिंग दे रखा है, तो वेयर थिंकिंग दे रखा है तो कौन सा आएगा यहां पर, तो देखिए ये तो आएगा नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, ये तो कट गया, और यहां पर देखिए यहां पर कुछ ही नहीं दे रखा, केवल वर्ब की, वर्ब दे रखी है तो ये भी कट गया। अब देखिए हैव बीन थिंकिंग या हैड बीन थिंकिंग, इनमें से एक आएगा, और आगे देख लीजिए आगे क्या कह रहा है, ऑफ सीलिंग द हाउस बट हैड डिसाइडेड, डिसाइड, यहां पर डिसाइड दे रखा है, यहां पर डिसाइडेड दे रखा है, तो ये देखिए केवल एक ही बचा है, ये तो अपने आप ही कट गया, आगे यहां पर डिसाइड दे रखा है, यहां पर डिसाइडेड दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए हमने कुछ ही नहीं किया, हमें इंग्लिश भी नहीं आती, ऑप्शन से किए, सारे ऑप्शन से किए, केवल इसमें ऑप्शन नंबर बी सही दे रखा है, बाकी सभी गलत दे रखे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अमर काव्य वंशावली लेखक है, अमर, अमर कौन रहेगा, जो जीवित रहेगा वही तो रहेगा ना अमर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए अमर काव्य वंशाली के रणछोड़ भट्ट हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, रणछोड़ भट्ट, अमर, रण को छोड़ दिया, जिसने रण को छोड़ दिया वो अमर हो गया, बस याद रख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा समय में विलोम शब्द सही नहीं दे रखा, बंधन, बंधन की मुक्ति हो गई, बंधन की तो मुक्ति हो गई, बिल्कुल सही दे रखा है। गौरव का लाघव दे रखा है, आदि यानी आदि, प्रारंभ, आदि यही है, आरंभ यही है, ये तो सही दे रखे हैं आपस में, ये तो विलोम शब्द नहीं दे रखे, आदि और प्रारंभ तो एक ही बात है, और तिमिर का प्रकाश दे रखा है, ये भी सही है, तो गलत कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है, ऐश्वर्य गलत दे रखा है, कोत्य गलत दे रखा है, गुरुता बिल्कुल सही है, गुरुता, औदार्य गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक क्लास में हम कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करते हैं, कितने क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन करते हैं। देखिए विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, समयुग्मज कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं, विषम युग्मज कहते हैं, या एलील कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलील हो जाएगा। विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं, एलील कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आपको ये क्लास किस प्रकार लगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, इसी प्रकार क्लास पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, क्वेश्चन के लेवल किस प्रकार लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, सच्चाई के साथ आपको सब कुछ बता देना है, कोई बात नहीं यहाँ पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।